30 मई 2014 नागपुर के नवरगांव में धनराज नाम का व्यक्ति जब सुबह 5 बजे अपने खेतों में गया तो जलती हुई पुआल के बीच में कुछ चमकती हुई चीज़ को देखते हुए वो डर गया। तो उसने टॉर्च की मदद से आगे जाने की कोशिश की। जैसे ही उसने टॉर्च की मदद से देखा तो उसने देखा कि एक इंसानी खोपड़ी, जली हुई हाथ में लटकता हुआ कड़ा और हड्डियाँ। उसने जैसे ही देखा उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो डर के भागा, अपने गाँव में भागा। उसने पुलिस को कॉल किया। पुलिस मौके पर ही पहुंची और वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने लगी। इस इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा इंस्पेक्टर अरुण को दिया गया था। जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, जब इंस्पेक्टर अरुण ने देखा तो उसने देखा चांदी के कुछ गहने पड़े हुए थे उसमें उसमें से मंगलसूत्र और हड्डियाँ। इंस्पेक्टर अरुण को कुछ याद आया कि कुछ दिन पहले ही गीता कावले ने एक गुमशुदगी, अपनी बेटी सविता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। उन्हें शक हुआ, क्या ये उन्हीं की बेटी सविता तो नहीं? थोड़े से मैं सविता के बारे में बता देती हूँ। सविता इसी नवरगांव में उसकी शादी हुई थी विवेक के साथ में। उसके 2 बच्चे भी थे, एक कात्यायनी और लड़की और एक 4 साल का बेटा कृष्णा। तो जब लाश जल चुकी थी, चेहरे से पहचान नहीं हो सकती थी कि आखिर वो सविता ही थी। फिर डीएनए से चेकअप कराया गया। डीएनए रिपोर्ट आने से गीता कावले को बुलाया गया, जिसमें से डीएनए मैचिंग के बाद में यह पता चला कि ये सविता ही है। लाश देखने के बाद में गीता कावले का रो रो के बुरा हाल था। वो बार बार कह रही थी कि ये सब उसके पति ने ही किया होगा। उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई चलती है। विवेक एक थोड़ा शराबी आदमी था। उसकी एक बहन थी अर्चना और उसके एक जीजा थे कमलाकर। मैं उसके जीजा के बारे में क्यों बता रही हूँ या उसकी बहन के बारे में क्यों बता रही हूँ, ये आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि आखिर मैं उन्हें क्यों बता रही हूँ उसके बारे में। तो विवेक थोड़ा सा शकी आदमी था जो सविता पर शक करता था। जब उसे उसके घर में ढूंढा गया तो विवेक का कोई भी अता पता नहीं चल रहा था। बहुत दिनों के मुश्किलों के बाद में पुलिस ने विवेक को ढूंढ निकाला। जब उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो वो तुरंत टूट गया और उसने बताया एक ऐसा सच जो सबके दिल दहला देने वाला था। उसने बताया कि मुझे शक था कि सविता का दूसरों के साथ में चक्कर चल रहा था। वह बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में थी गांव के। इसलिए मैंने खटिया जो होती है, खटिया के पाया को उखाड़ के, एक पैर को उखाड़ के मैंने उसके सर पर दे मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। उसी की लाश को मैं घसीटता हुआ खेत तक ले गया, घसीटा गया पूरा खेत तक और पुआलों के बीच में जाकर के जला दिया गया और वो वहाँ से भाग गया। जब ये रिपोर्ट आई नागपुर के सेशन कोर्ट में तो 2015 में उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। लेकिन उसके बाद में उसके जीजा ने उसकी तरफ से कमलाकर ने उसके तरफ से लड़ाई लड़ी, केस में मुकदमा दर्ज किया और 2017 में उसे गवाहों के बयान बदल जाने के कारण में जितने भी गवाह थे उन्होंने अपने बयान उन दिनों में बदल दिए, जिससे 2017 में विवेक छूट गया, उसे बरी कर दिया गया। तो बहुत ज़्यादा ही महंगे वकील और बहुत सारे खर्चे होने के कारण में उसके जितने भी खर्चे थे जीजा कमलाकर ने दिए थे। तो फिर जीजा कमलाकर ने जब उसके खर्चे उठाए उसके बाद में फिर उसे एक गार्ड की जॉब भी दिलाई। उसके जब 2017 में उसे बरी कर दिया गया तो उसके बाद उसके जीजा कमलाकर ने ही उसे एक गार्ड की नौकरी पर लगा दिया। उसके बेटी कात्यायनी और 4 साल का बेटा कृष्णा को अपने घर में रखा ताकि उसकी परवरिश हो सके। उसकी बहन अर्चना उसे जाने नहीं देती थी अपने कि तुम्हारे घर में कोई भी औरत नहीं है, तुम बच्चों को कैसे पालोगे। तो उसकी बहन अर्चना अपने भाई के बेटी और बेटा को पाल रही थी, कात्यायनी और कृष्णा। 1 साल बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि विवेक ने अपने ही जीजा, अपनी बहन अर्चना, एक भांजी और अपने ही 4 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया और वो भी रॉड के द्वारा। आखिर विवेक और जीजा कमलाकर के बीच में 1 साल में ही ऐसा क्या हो गया कि विवेक ने उसके पूरे परिवार, अपनी बहन, अपनी भांजियों को भी नहीं बख्शता। उसने अपने 4 साल के बच्चे को भी जान से मार दिया। एक ऐसा खूनी विवेक जिसने पूरे परिवार को तबाह कर दिया और साथ ही साथ अपने 4 साल के बच्चे कृष्णा को भी नहीं छोड़ा। 2017 को जब विवेक को छोड़ दिया गया तो करीब 10 जून 2018, पूरे 1 साल बाद विवेक अपने जीजा कमलाकर के घर में पहुंचा। लोगों ने वह अपने भांजियों के साथ में खेला। उसकी बहन अर्चना खाना बना रही थी। उन्हें क्या पता था कि जिसके लिए वो खाना बना रही है अपने भाई समझ के, और भांजिया जिसके साथ वो खेल रहा था, उन्हें क्या पता था कि उनके मामा ही उनके साथ ऐसा कुछ करने वाले हैं जो उनकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देगी। तो जब वो पहुँचे तो वो कुछ देर अपनी भांजियों के साथ में खेले। उसकी दीदी ने, उसके अर्चना ने खाना बनाया। खाना खाने के बाद वो सब सो गए। विवेक करीब रात के 1 बजे उठा और बाहर गया। बाहर से एक मोटी सी लंबी सी रॉड लेकर के आया। उसके बाद में उसने आ करके अपने जीजा कमलाकर के सिर पर एक जोरदार वार किया, जिससे उसकी खून की छींटी उसकी बहन अर्चना पर पड़ी। जब अर्चना जगी तो उसने उसे भी नहीं छोड़ा, उसके सिर पर भी जोरदार वार किया।
उसी के बीच में उसकी एक भांजी वेदांती वहाँ पहुँच गई। उसने उसे भी नहीं छोड़ा, उसके सिर पर भी एक ज़ोर से रॉड का डंडा मार दिया। वो तीनों वहीं गिर पड़े। उसके बाद में वो बच्चों के कमरे में गया और वहाँ अंधाधुंध रॉड से सबको मारने लगा, जिससे बच्चे चिल्लाने लगे। उसी के बीच में उसकी माँ, कमलाकर की माँ मीराबाई वहाँ पहुँची। जब उसने ये सब देखा, उसने रोकने की कोशिश की तो उसने उसे भी इतनी ज़ोर से मारा कि वो भी वहीं पर सुन्न पड़ गई और वहाँ से वो जल्दी-जल्दी में वहाँ से ये भाग गया। उस समय भागने का समय 3 बज रहे थे, जिसमें से जिसने सब पर वार तो किया, लेकिन 2 वहाँ पर ज़िंदा बच गए। उसमें से उसकी एक भांजी मिताली और उसकी एक बेटी कात्यायनी, वो दोनों ज़िंदा बच गए। जब उसने बाहर निकल के दोनों ने शोर मचाना शुरू किया, तो सारे पड़ोसी वाले जमा हो गए, जिससे पुलिस वाले को बुलाया गया और पूरी इन्वेस्टिगेशन पता लगाई गई। शुरुआत में तो कात्यायनी और मिताली दोनों भी बोलने की हालत में नहीं थे, लेकिन बाद में उन्हीं के घर से विवेक के स्कूटर मिले। उसके बाद 1-2 दिन के बाद में जब कात्यायनी और मिताली बोलने की स्थिति में आए, तब उन्होंने बयान दिया कि ये विवेक का ही किया हुआ काम है। और बहुत सारे पड़ोसी से पता चला कि उस दिन विवेक ही उसके घर में आया था। विवेक की खोजबीन शुरू की गई। उसके किराए के घर में उसके बैग में डाला हुआ, सना हुआ, खून से सना हुआ कपड़ा मिला। वहाँ पर वो तो नहीं था। पुलिस के द्वारा 8 लोगों की टीम बनाई गई विवेक को ढूँढने के लिए। बहुत जगह 10 दिन, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता। पूरे 10 दिन बाद फ़ोन को ट्रैक किया गया, क्योंकि कुछ दिनों से उतने दिनों से उसका फ़ोन बंद आ रहा था। जब फ़ोन को ट्रैक किया गया उसके फ़ोन का, तो वो लोकेशन वहाँ पर लुधियाना बताया गया। पुलिस वाले तुरंत लुधियाना के लिए निकल गए। जब वहाँ पर पता चला तो वहाँ पर विवेक मिला। वहाँ विवेक को पकड़ के लाया गया, नागपुर लाया गया और वहाँ पर पूछताछ की गई। तब उसने बताया एक ऐसा जुर्म, जो अगर उसने पहली बार जब उसने अपनी बीवी सविता का मर्डर किया था, उस टाइम अगर उनको सज़ा मिल जाती कोर्ट के द्वारा, तो आज इतनी लोगों की जान नहीं जाती। उसने हैवानियत की हर हदें पार कर दी थी। विवेक ने बताया कि जब 2015 से 2017 के बीच में जब सेशन कोर्ट ने मुझे उम्र कैद की सज़ा सुनाई, तो आगे का प्रोसेस करने के लिए मैंने एक महंगे वकील की डिमांड की थी, जिसने मेरी मदद जीजा कमलाकर ने किया था। सारे पैसे देना और ये सब उनके जीजा नहीं किया था, पैसे से मैंने उधार लिए थे उनसे। और मेरे बच्चे कात्यायनी और 4 साल का बेटा कृष्णा, वो भी उन्हीं के घर में रहते थे। तो वो महीने का 5,000 मेंटेनेंस मांग रहा था। जब मैंने उससे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उसने कहा कि अपने 3 एकड़ ज़मीन मेरे नाम कर दो, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उसे मारने का प्लान किया। मेरा उसने आगे बताया कि मेरा प्लान सिर्फ जीजा कमलाकर को मारने का था, पर ऐसा कभी मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने पूरे परिवार को ख़त्म करने की सोची, जिसमें उसने सभी को मारना स्टार्ट किया रॉड से। एक ऐसा क्रूर व्यक्ति, अगर उसे जब उसने अपनी पहली बीवी को जब उसने मर्डर किया था, अगर उसी समय उसे उम्र कैद की सज़ा होती, तो आज 5 लोगों की और जान नहीं जाती। आगे जीजा कमलाकर, जिसने उसकी मदद की, उसने उसे भी नहीं छोड़ा, उसने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। अपनी बहन अर्चना, उसकी भी नहीं सुनी और उसने अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा, अपनी भांजियों तक को नहीं छोड़ा और अपने बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा। इसलिए उसे हैवानियत ही कहेंगे। इससे यह साफ पता चलता है कि जब उसने अपनी बहन, अपनी छोटी-छोटी भांजियों, अपने 4 साल के बेटे को नहीं छोड़ा, तो क्या उसे बख्शना चाहिए? क्या उसे सिफ़ारिश की ज़रूरत है? नागपुर सेशन कोर्ट में ये मामला 4 साल 6 महीने 28 दिन चला। अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन 15 अप्रैल 2023 को उसे दोषी पाया गया है। लेकिन उम्र कैद की या कोई भी अभी वो सज़ा नहीं सुनाई गई है। अभी वो केस अभी तक पेंडिंग है। वो तो अभी नागपुर जेल में बंद था, पर अभी यरवत जेल में अभी उसको ट्रांसफ़र किया गया है।